ये कहानी है खजाने से भरे एक भूतिया शिप की, जिस पर जो भी गया वो लौट न सका। कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जब एक एंटोनिया ग्राजा नामी इटालियन शिप 600 यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क जा रहा था। चांदनी रात और खूबसूरत लड़की का गाना सुन सब मजे में डांस कर रहे थे। तभी एक अनजान शख्स जहाज के इंजन रूम से एक लीवर को पुल करता है, जिससे एक वायर टाइट होकर डांस कर रहे सभी लोगों के आर पार हो जाती है। देखते ही देखते उन सबके जिस्म दो भाग में कट चुके थे। कोई अपना शरीर जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो किसी का सर ही गायब था। इस इंसिडेंट में केवल एक छोटी लड़की बच पाई, क्योंकि वायर उसके ऊपर से निकल गया। इस घटना के 40 साल बाद एक खोजकर्ताओं की टीम समंदर से एक पुरानी शिप खोज कर ला रही थी। तभी अचानक वो पुरानी शिप डूबने लगी। कैप्टन मर्फी कारण जानने के लिए फौरन एप्स को उस शिप पर भेजते हैं, क्योंकि अगर सही टाइम पे टो किए हुए वायर को उस डूबते हुए शिप से अलग नहीं किया गया तो उसके साथ साथ इनकी टग बोट भी डूब सकती थी। टग बोट खासकर जहाज को धक्का देने या खींचने के लिए बनाया गया होता है। इसका इंजन बहुत ही पावरफुल होता है, जो एक विशाल जहाज को भी खींच सकता है। एप्स कैप्टन को चेक कर बताती है कि जहाज में दरार पड़ चुका है, अगले 5 मिनट में ये जहाज डूबने वाली है। कैप्टन आदेश देते हैं कि वो टो किए हुए वायर को खोलने वाले हैं, फौरन वहां से निकल जाओ। मंडर और डॉज भी उसे ऊपर आने के लिए फोर्स कर रहे थे, पर इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे। एप्स उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाली थी, इसलिए मंडर और डॉज को भी हरवा हथियार लेकर नीचे कूदना पड़ा और शिप को डूबने से पहले ही वेल्डिंग करके बचा लिए, जिसको बेचकर जितने पैसे मिले कैप्टन मर्फी अपने सभी क्रू में बराबर बराबर बांट दिए। यहीं पर जैक फेरिमन नामी आदमी उनके ऊपर बहुत देर से नजर गड़ाए हुए था। सही मौका देख वो कैप्टन से मिल एक शिप के बारे में बताता है जिस पर खजाना छिपा हुआ है। ये वही शिप की बात कर रहा था जिस पर 40 साल पहले किसी अनजान शख्स ने सबको मार दिया था। कैप्टन मर्फी ने भी उस गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप की कहानियां सुनी थी। जैक के पास उस शिप तक पहुंचने की पूरी जानकारी थी, इसके लिए वो उनसे खजाने का 20% शेयर का डिमांड रखता है। कैप्टन अपने क्रू से डिस्कशन करने के बाद जैक को खजाने का 10% देने के लिए राजी हुए। नाना करते करते वो भी मान गया, जिसके बाद ये लोग अपनी टग बोट आर्कटिक वॉरियर को लेकर उस एंटोनिया ग्राजा नामी इटालियन शिप को ढूंढने निकल गए। लगभग 14-15 दिन समंदर में सफर करने के बाद एक साम सैंटोस को रडार पर एक अजीब सी चीज दिखी। जब कैप्टन उसको देखने आए तो वो रडार से गायब हो चुका था। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ी शिप प्रकट हो गई, जिससे टकराने से ये लोग बाल बाल बचे। जब उसके ऊपर खोजी बत्ती जलाकर देखा गया तो पता चला कि ये वही शिप है जिसकी तलाश में ये लोग आए हैं। सबके चेहरों पे खुशी की लहर थी, क्योंकि ये शिप अंतरराष्ट्रीय समंदर के उस एरिया में मिला जहां पर किसी भी देश का दायरा नहीं है, यानी समंदर के कानून के तहत ये पूरी शिप अब उनकी हुई। ग्रियर और जैक को टग बोट पर छोड़ कैप्टन बाकी क्रू को लेकर एंटोनिया ग्राजा पर खजाना ढूंढने पहुंच गए। 40 साल से प्रकृति की मार झेल रही ये शिप अब खंडहर बन चुकी थी। एक जगह तो मंडर मरते मरते बचा, जब सभी मिलकर उसे ऊपर खींच रहे थे। तभी एप्स को अचानक वो लड़की दिखी जो 40 साल पहले इसी शिप पर हुए नरसंहार में बच गई थी। अगले ही पल वो गायब भी हो गई। एप्स अंदर ही अंदर डरी हुई थी, पर यह बात वो किसी को नहीं बताती। खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैप्टन लॉग बुक का मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस शिप और खजाने के साथ यहाँ पर क्या हुआ कैप्टन ने लॉग बुक में जरूर लिखा होगा। लॉग बुक ढूंढने के लिए ये लोग कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, जहां पर उनको एक डिजिटल घड़ी मिला, मगर 40 साल पहले ऐसे घड़ी नहीं हुआ करते थे। ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जरूर इनसे पहले यहाँ कोई और भी आ चुका है। आज के लिए इतना काम करने के बाद ये लोग वापस अपने शिप पर लौट आए। कॉफी पीते पीते कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अगले दिन शिप को टो करके खींच ले जाएंगे। सुबह होते ही शिप की मुआयना करने के बाद पता चलता है कि शिप में ताजा ताजा होल हुआ है, जिससे शिप धीरे धीरे करके डूब रही है। इस हाल में शिप को खींच कर ले जाना एक पंचर ट्रक को खींचने के बराबर था। मंडर इस ग्रुप का स्पॉट वेल्डर था। वो बताता है कि सड़े हुए कंपार्टमेंट को वेल्डिंग करने और पंप द्वारा पानी बाहर निकालने में उन्हें 2-3 दिन लग सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसलिए सब अपना हरवा हथियार लेकर शिप पर पहुंच गए। मंडर और डॉज को सड़े हुए कंपार्टमेंट तक जाने के लिए रास्ता क्लियर करने की ड्यूटी मिली, जबकि एप्स, मर्फी और ग्रियर कैप्टन की लॉग बुक और खजाना ढूंढने में लग गए। उधर टग बोट का इंजीनियर सैंटोस एंटोनिया ग्राजा से टक्कर में जो खराबी आई थी उसे ठीक करने में जुटा था। इतने में मर्फी को कैप्टन का रूम मिल गया। मर्फी इशारा करते हैं कि अंदर क्या क्या माल मटेरियल है मुझे अकेले ही देखना है, इसीलिए ग्रियर पतली गली से निकल लिया।
दूसरी ओर एप्स भटकते भटकते स्विमिंग पूल में पहुंच चुकी थी, जहां पर बहुत सारे गोलियों के खोखे पड़े थे। इसका मतलब यहां पर गोलियां भी चलाई गई थीं। पूल से वो जैसे ही बाहर निकलती, अचानक वो भूतिया लड़की दोबारा उसके सामने आ गई, जिससे डरकर एप्स सर के बल गिरी और तुरंत बेहोश हो गई। उधर मंडर और डॉज इंजन रूम तक पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता लबालब पानी से भरा हुआ था। ये बात बताने के लिए वो एप्स से संपर्क करते हैं, पर रेडियो एक बार कनेक्ट होने के बाद लाइन कट जाती है, जिसे सुन एप्स होश में आ चुकी थी। उसके सर से निकला खून एक होल में गया और बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से दूसरे होल से बाहर निकलने लगा। इतने में जैक वहां पर आ चुका था। ये बात वो उससे बताती है कि उसने अभी अभी यहाँ पर एक छोटी लड़की देखी जो अचानक गायब हो गई। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, वो मर्फी और डॉज को वापस बुलाकर इस शिप से निकल जाएंगे। वहीं पूल इनके यहाँ से जाते ही लबालब खून से भर गया। दूसरी ओर मर्फी को कैप्टन के रूम से कुछ काम की चीज नहीं मिली। वहीं पर शराब की बोतल और एक ग्लास में पैक बनाकर रखा हुआ था। मर्फी जैसे ही उसे पीने वाले थे, एकाएक शीशे में कैप्टन की झलक दिखी। डर के मारे उसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। अगले ही पल वो वहां से भाग खड़े हुए। यहाँ पर सबके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। ग्रीर को तो उस लेडी सिंगर की मधुर गीत भी सुनाई देने लगी थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया। उस लेडी सिंगर का नाम था फ्रांचेस्का। वो वहीं पर बैठे सिगरेट पी रही थी। दूसरी ओर ये दोनों लॉन्ड्री रूम से होकर आगे जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, अंदर इकट्ठा हुआ सारा पानी इनके ऊपर आ जाता है। उसके साथ साथ कुछ लाशें भी थीं, जो देखने से लगभग 2-3 हफ्ते पुरानी लग रही थी। एप्स और जैक डर के मारे तुरंत वहां से बाहर निकल आए। तभी अचानक अपने आप 2 दरवाजे खुले। एक में 58 जैगुआर X150 पड़ा हुआ था, जिसे देख जैक लट्टू हो गया, क्योंकि ये उसकी ड्रीम कार थी। पर एप्स को यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा था। बस वो किसी तरह इस शिप से उतर जाना चाहती थी। एकाएक उसकी नजर कार्गो रूम में रखे सामान पर पड़ा, जो कि अपने आप ही हिल रहा था। वो उसे हटाकर देखे तो उनके होश उड़ गए। वहां पर सोने से भरा संदूक पड़ा था। ये बात वो सबको बताने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, लॉन्ड्री रूम का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगा। एप्स देखने अंदर गई तो पता चला कि मर्फी और डॉज उसे डराने के लिए वहां पर छुपे थे। उनसे वो डेड बॉडी और खजाने के बारे में बताती है, पर वो खजाने की लालच में अंधे हो चुके थे। किसी को परवाह नहीं थी कि 3 हफ्ते पुरानी वो डेड बॉडी किन लोगों की थी और उन्हें किसने मारा। यहाँ से इनको बहुत सारे सोने से भरे संदूक मिले, जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन थी। सब रातों रात अमीर बनकर बहुत खुश थे, इसलिए भंगार शिप को यही छोड़ सब केवल सोना ले जाने के लिए राजी हुए। सबसे पहले ग्रियर टग बोट पर गया। कैप्टन और बाकी क्रू भी सोना लेकर उतरने ही वाले थे। इधर सैंटोस इंजन ओवरहॉल करने के बाद जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लीक हो रहे गैस के चपेट में आकर बोट ब्लास्ट हो गया, जिसमें सैंटोस मारा गया। ग्रियर बोट के ऊपर था, इसीलिए बाल बाल बच गया। अब ये लोग इस सुनसान भूतिया जहाज पर फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का जो जरिया था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एंटोनिया ग्राजा शिप पर भी लाइफ बोट नहीं था, जिसको लेकर ये लोग यहाँ से निकल सके। एप्स सबको हौसला देती है कि वो प्रोफेशनल सैल्वर्स हैं। कल से ही इस शिप को ठीक करना स्टार्ट कर इस मुसीबत से भी निपट लेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था, इसलिए सभी लोग चिंतित थे। ग्रियर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर अलग ही परेशान था, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी। गम भुलाने के लिए वो वहीं रखी पुरानी शराब नॉन स्टॉप पीते जा रहा था। दूसरी ओर एप्स और जैक को कम्युनिकेशन रूम में यात्रियों की लिस्ट मिली। इतने सारे नाम देख उसके अंदर जानने की इच्छा हुई कि आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ होगा। ये जानने के लिए वो बारी बारी सभी पैसेंजर्स के कंपार्टमेंट को चेक करने लगी। जहां पर एक लड़की की लाश झूलते हुए देख उसके होश उड़ गए। उधर ग्रियर को पूरी बोतल घटकने के बाद चक्कर आने लगा। वहां पड़े सभी टेबल कुर्सियां मूवमेंट कर रहे थे। देखते ही देखते सब कुछ रिवाइंड होकर बिल्कुल चमचमा उठा। उसके सामने शिप के सभी लोग जिंदा खड़े थे और ग्रियर के लिए तालियां बजा रहे थे। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लग रहा था कि 40 साल पुरानी शराब पीकर नशा चढ़ गया है। अगले ही पल लाल लिवाज में लिपटी वो चिमकांडी उसके करीब आ गई। मजे मजे में वो इतना खुश हुआ कि जानना ही नहीं चाहता था कि वो सपना है या हकीकत। बस जैसा चल रहा वैसा ही चलता रहे, उसके मन में यही ख्याल आ रहा था। उधर एप्स को उस लाश से एक लॉकेट मिला, जिसके अंदर उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी, जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देख एप्स की हवा टाइट हो गई। उस लड़की का नाम था केटी। केटी कहती है कि वो लॉकेट बंद मत करना, बहुत सालों बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। एप्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एक मरी हुई लड़की उससे बात कर रही है,
पर जैसे ही लॉकेट उसके हथेली के आर पार हुआ, उसे पूरा यकीन हो गया कि सच में वो भूत है। अगले ही पल अजीब अजीब सी चीजें होने लगी और एकाएक केटी गायब हो गई। उधर फ्रांचेस्का अपना सामान दिखाकर ग्रीर को अपने वश में कर चुकी थी। वो लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहा था। अगले ही पल वो उसको दबोचने के चक्कर में गिरकर मर गया। दूसरी ओर मर्फी कैप्टन के रूम में सो रहा था। तभी टेबल पर रखी बोतल अपने आप सरकने लगी। जगह तो देखा कि एंटोनिया ग्राजा शिप के कैप्टन उनके सामने ही बैठे हैं। मरे हुए आदमी को देख मर्फी के गोटे जाम हो गए। यहाँ से वो दुम दबाकर भागने के फिराक में था, पर कैप्टन उसे जाम पिलाकर कहते हैं कि तुम नहीं जानना चाहते सैंटोस की मौत कैसे हुई। अगले ही पल वो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। मर्फी उन फोटोग्राफ्स को देख दंग रह गया, क्योंकि ये 40 साल पुरानी जैक की फोटो थी और आज भी उसके उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। मर्फी समझ चुका था कि जैक इंसान नहीं बल्कि भूत है। उसी ने खजाने की लालच दिखाकर उनको यहाँ फंसाया है। वो भागकर औरों को बताने जाते उससे पहले ही सैंटोस ने घेर लिया, जो कि अब भूत बन चुका है। वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे, तभी एप्स वहां पर आ गई, जिसकी शक्ल सैंटोस जैसी दिख रही थी। इसलिए मर्फी ने उसको सैंटोस समझ उस पर हमला कर उसे मारना चाहा, पर जैक ऐन वक्त पे आकर उसे बचा लिया। उसके मार से मर्फी बेहोश हो चुका था। होश में आने के बाद वो किसी और पे हमला ना कर दे, इसलिए उसे एक टैंक में बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग अपने प्लान के मुताबिक जहाज को ठीक करने में जुट गए। जल्द ही शिप में हुए दरार को वेल्डिंग कर पानी निकालने वाला पंप चालू कर दिया गया। स्टीयरिंग व्हील भी काम करने लगा। इनका प्लान क्लियर था। लहरों के सहारे शिप को टापू के पास ले जाना है और टापू पे उतरकर मदद आने का इंतजार करना है। काफी टाइम से ग्रियर नजर नहीं आ रहा था, इसलिए एप्स उसको ढूंढने निकल गई। केटी एक बार फिर उसके सामने थी। उसी की वजह से ही पता चला कि हबसी टकला जुगाड़ के लालच में गिरकर मर गया। वो उसके खौफनाक मौत से काफी आहत हुई। तभी केटी उसके कंधे पे हाथ रख 40 साल पहले हुए उस नरसंहार का मंजर दिखाती है। डांस कर रहे लोगों के मरते ही शिप पे अफरा तफरी मच गई थी। जो मेस के क्रू थे वो सबको बेरहमी से मार रहे थे। बारी बारी सबको मशीन गन से भून दिया गया। उनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई। बचे खुचे लोग जहरीला खाना खाकर मर गए। इन सब के पीछे थी फ्रांचेस्का, जिसने सोना लूटने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा और शिप के सभी लोगों को मरवा दिया। अब सोना इनके कब्जे में था। शिप का फर्स्ट ऑफिसर भी फ्रांचेस्का से मिला हुआ था। फ्रांचेस्का के एक इशारे पे उसने मेस के सभी क्रू को भून डाला। उसको लगा कि सारा सोना और लड़की उसकी हुई, लेकिन अगले ही पल फ्रांचेस्का ने उसे भी टपका दिया। यहीं पर एंट्री होती है भूत राजा और इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड जैक की, जिसने फ्रांचेस्का को पटाकर सोने की लालच दिखा यहाँ लेकर आया और अंत में उसने फ्रांचेस्का को भी मार दिया। सेम इसी तरह उसने सोने की लालच दिखाकर मर्फी के ग्रुप को भी यहाँ लाया, क्योंकि शिप में छेद हो चुका था और उसे ठीक करने के लिए किसी ऐसे की जरूरत थी जो शिप को ठीक कर डूबने से बचा सके। इसीलिए उसने मर्फी के ग्रुप को चुना। अब शिप ठीक हो चुका है, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। पूरा मामला समझते ही उसे याद आता है कि मर्फी की जान खतरे में है। वो तुरंत भागकर वहां पहुंची। तब तक टैंक में पानी भर चुका था। उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं बच पाया। दूसरी ओर एक पंप पानी नहीं खींच पा रहा था। मंडर उसे ठीक करने नीचे गया, पर मशीन में फंसकर उसकी भी जान चली गई। एप्स वापस आई तो देखा कि उसका तो कीमा बन चुका है। उधर जैक बेवजह ही डॉज को गाली बक रहा था, जिससे बहस के दौरान डॉज ने उसे गोली मार दिया। ये बात वो भागकर एप्स को बताता है। एप्स कहती है कि वो भूत है, वो गोली वोली से नहीं मरने वाला। हमें शिप को ब्लास्ट कर डुबाना होगा। डॉज उसे ब्लास्ट करने से रोकता है, क्योंकि इस तरह वो सोना वापस नहीं ले जा सकते थे। फिर भी वो नहीं मानती तो जैक अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि उसने डॉज को भी मार दिया। एप्स को ब्लास्ट करने से रोकने की वो हर मुमकिन कोशिश करता है, पर वो ट्रिगर पर निशाना लगाकर शिप को ब्लास्ट कर देती है, जिससे शिप पे जितने भी आत्माओं को जैक ने कैद करके रखा था वो आजाद हो जाते हैं। शायद इसीलिए कैप्टन और केटी की आत्मा इनकी मदद कर रही थी। वहीं एप्स शिप डूबने से पहले तैरकर निकल आई और एक संदूक के सहारे समंदर में 2-3 दिन तक भटकती रही। फिर एक शिप की नजर उस पर पड़ी और उसे बचा लिया गया, जिस पोर्ट पे बचाकर उसे लाया गया। वहीं से एक विशाल शिप अपने सफर पर निकलने वाली थी। उसके अंदर भी वैसा ही संदूक लोड किया जा रहा था जैसा कि एंटोनिया ग्राजा पर था। अगले ही पल जैक को उस शिप पर चढ़ते देख वो दंग रह गई।